नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में गोता लगाने वाले हैं जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया, दिल्ली सल्तनत। ये वो दौर था जिसने मध्यकालीन इंडो इस्लामिक राजनैतिक व्यवस्था की पूरी नींव रखी। कोई बोरिंग किताबी बातें नहीं, बल्कि हम सीधे समझेंगे कि कैसे महत्वाकांक्षा, सत्ता और संस्कृति के एक जबरदस्त संगम ने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 320। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे 320 सालों तक एक के बाद एक 5 अलग अलग राजवंशों ने राज किया, और इस विशाल कालखंड ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, समाज और संस्कृति को ऐसे पलट कर रख दिया कि उसका असर आज भी दिखता है। इतने लंबे समय तक सत्ता के इस भंवर को संभाले रखना अपने आप में काफी हैरान करने वाली बात है ना? तो आज के हमारे इस सफर के 5 अहम पड़ाव होंगे। पहला, सल्तनत का उदय। दूसरा, उनके कुछ दिलचस्प और कभी-कभी विनाशकारी शाही प्रयोग। तीसरा, इस भारी भरकम साम्राज्य का प्रशासन। चौथा, एक बिल्कुल नई संस्कृति का जन्म। और आखिर में इन सब का पतन, यानी सल्तनत के अंतिम दिन। चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। सल्तनत का उदय, लुटेरों से शासकों तक का सफर। 1206 से ठीक पहले का जो समय था वो एकदम टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब बाहरी ताकतें सिर्फ लूटपाट करके वापस नहीं जा रही थी, बल्कि उत्तर भारत में बाकायदा अपना घर बसाने यानी एक स्थायी साम्राज्य बनाने की तैयारी कर रही थी। इस बदलाव को समझने के लिए बस इन दो नामों को आमने सामने रखकर देखिए। एक तरफ महमूद गजनवी, जिसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बेशुमार दौलत लूटने और मंदिरों पर हमला करने पर था। उसे यहाँ बसने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी की सोच बिल्कुल अलग थी। उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसे चाहिए थी सत्ता, एक स्थायी राजनीतिक कंट्रोल। और बस यहीं से दिल्ली सल्तनत के बीज बो दिए गए। 1192 में जब तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी को जीत मिली तो मानो फास्ट फॉरवर्ड बटन दब गया। 1206 आते आते कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलुक यानी गुलाम वंश की स्थापना कर दी। लेकिन जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो है 1236 का साल, जब रजिया सुल्ताना गद्दी पर बैठी। जरा सोचिए, उस दौर में दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला सुल्तान। ये अपने आप में एक बहुत ही साहसिक और ऐतिहासिक कदम था। खैर, इतने बड़े और नए साम्राज्य पर पकड़ बनाए रखना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। लगातार विद्रोह हो रहे थे, और इनसे निपटने के लिए गयासुद्दीन बलबन जैसे शासकों ने जो तरीका अपनाया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लौह और रक्त की नीति, इसका सीधा सा मतलब था कोई रहम नहीं, भयानक सजाएं और सत्ता का पूरा कंट्रोल सीधे सुल्तान के हाथ में। ये तरीका भले ही बहुत क्रूर था, लेकिन उस समय उन्हें यही सबसे कारगर लगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, शाही प्रयोग, महत्वाकांक्षा और आपदा। ये वो दौर था जब खिलजी और तुगलक राजवंशों ने साम्राज्य को बहुत तेजी से फैलाया। इस दौरान कमाल की मिलिट्री रणनीतियां तो देखने को मिली ही, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे अतरंगी और महत्वाकांक्षी आर्थिक प्रयोग भी हुए जो पूरी तरह से उल्टे पड़ गए। सफलता की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम सबसे ऊपर आता है। उसने एक तरफ तो मंगोलों के लगातार हो रहे खतरनाक हमलों का डटकर सामना किया, और दूसरी तरफ मलिक काफूर को भेजकर पूरे दक्षिण भारत तक अपना झंडा गाड़ दिया। पर इसकी सबसे जीनियस चाल थी बाजार नियंत्रण प्रणाली। अब इतनी बड़ी सेना को पैसा भी तो देना था, तो उसने बाजार में हर चीज के दाम फिक्स कर दिए ताकि सैनिकों को कम सैलरी में भी कोई दिक्कत ना हो। एकदम मास्टर स्ट्रोक। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक का हाल देखिए। इन्हें इतिहास का सबसे बड़ा माइक्रो मैनेजिंग डिजास्टर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इनके 3 प्रयोगों ने तो गजब ही कर दिया। पहला, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना, जिसमें लोगों की जान पर बनाई। दूसरा, चांदी की जगह कांसे के सिक्के चलाना। नतीजा, हर घर में नकली सिक्के छपने लगे। और तीसरा, दोआब के इलाके में टैक्स बढ़ाना, वो भी तब जब सूखा पड़ा था। सीधे सीधे किसानों ने बगावत कर दी। तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं हमारे तीसरे हिस्से में, साम्राज्य का प्रशासन। आखिर इतने बड़े मध्यकालीन साम्राज्य का इंजन चलता कैसे था? इसके अंदरूनी मैकेनिज्म को समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। सबसे बड़ी सिरदर्दी थी इतने विशाल सेना को सैलरी देना, वो भी तब जब खजाने में उतना कैश ना हो। यहीं पर इल्तुतमिश की इक्ता प्रणाली गेम चेंजर साबित हुई। इसमें सैन्य अधिकारियों को कैश देने के बजाय किसी जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, ताकि वे वहां से खुद टैक्स वसूलें और अपना काम चलाएं। एक ही तीर से 2 निशाने,
सैलरी की टेंशन खत्म और दूरदराज के इलाकों पर कंट्रोल भी पक्का। और सेंटर में बैठकर सुल्तान सब कुछ अकेले नहीं चला सकता था, इसलिए एक बहुत ही शानदार सिस्टम बनाया गया। सुल्तान तो बॉस था ही, लेकिन उसके नीचे वजीर पूरा फाइनेंस संभालता था, आरिज़ ममालिक मिलिट्री का हेड था, दीवान इंशा सारे सरकारी कागजात देखता था और काजी न्याय करता था। यानी हर काम के लिए एक स्पेशलिस्ट। युद्ध, बगावत और टैक्स के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा था, और यही हमारा चौथा भाग है, एक नई सांस्कृतिक विरासत। सही मायनों में देखा जाए तो इस पूरे 320 साल के कालखंड की सबसे बड़ी और स्थायी देन यही सांस्कृतिक संगम है, जिसने पूरे उपमहाद्वीप की रंगत ही बदल दी। ये वो समय था जब समाज में दो बहुत ही पावरफुल आध्यात्मिक आंदोलन एक साथ उठ रहे थे। एक तरफ सूफीवाद था, जिसे अक्सर राज्य का सपोर्ट भी मिला और जिसने आम जनता पर गहरा असर डाला, और ठीक उसी के समानांतर भक्ति आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था। दोनों में एक बात बिल्कुल कॉमन थी, इन्होंने दिखावटी कर्मकांडों को खारिज किया और सीधे सीधे ईश्वर से जुड़ाव और इंसानी बराबरी पर जोर दिया। और ये जो अलग अलग संस्कृतियों का मिलन हो रहा था, उसका असर भाषा और वास्तुकला पर पड़ना तो लाजमी था। फारसी, अरबी और स्थानीय हिंदी बोलियों के मिलने से एक नई और खूबसूरत भाषा ने जन्म लिया, उर्दू। वहीं दूसरी तरफ शहरों का पूरा स्काईलाइन ही बदल गया। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के तहत पहली बार सच्चे गुंबद और मेहराब बनने लगे। कुतुब मीनार जैसी इमारतें इसी शानदार फ्यूजन का जीता जागता सबूत हैं। इस पूरे सांस्कृतिक फ्यूजन को अगर कोई एक इंसान सबसे बेहतरीन तरीके से दर्शाता है तो वो थे विद्वान अमीर खुसरो, जिन्हें प्यार से भारत का तोता या तूतिए हिंद भी कहा जाता है। उनकी बेजोड़ फारसी कविताएं और संगीत में किए गए नए नए प्रयोग इस बात का सबूत है कि जब दो अलग अलग दुनियाएं आपस में मिलती हैं तो जो कला जन्म लेती है वो सच में जादुई होती है। लेकिन कहते हैं ना कि हर बड़े साम्राज्य का एक अंत भी होता है, और यही हमारा पांचवा और आखिरी भाग है, अंतिम दिन, बिखरती शक्ति। इतनी मजबूत नींव होने के बावजूद आखिरकार उसमें दरारें पड़ने ही लगी, और फिर शुरू हुआ सल्तनत के पतन का एक बहुत ही ड्रामेटिक सिलसिला। ये सिलसिला कैसे चला, जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर जो भयानक हमला किया, उसने सल्तनत की कमर ही तोड़ दी। इसके बाद कमजोर सैयद वंश ने किसी तरह घिसट घिसट कर राज किया। 1491 में लोधी वंश के आने से पहला अफगान शासन शुरू हुआ, लेकिन अंततः 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया, और इसके साथ ही 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का हमेशा के लिए अंत हो गया। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा साम्राज्य गिरा कैसे? ये सिर्फ कोई बुरी किस्मत नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल था। एक तो मजबूत शासकों के बाद उनके कमजोर उत्तराधिकारी आए, दूसरा दरबार के अमीरों के बीच गुटबाजी और राजनीति, तीसरा दूर के राज्यों ने विद्रोह करके अपने अलग स्वतंत्र साम्राज्य बना लिए, और रही सही कसर तैमूर और बाबर जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने पूरी कर दी। अंदर और बाहर दोनों तरफ से पड़ी इस मार को सल्तनत झेल नहीं पाई। तो इतिहास के इस इतने बड़े और उतार चढ़ाव से भरे चैप्टर को देखने के बाद एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि इन 5 राजवंशों ने केंद्रीयकृत शासन और संस्कृतियों के मेल की जो नींव रखी थी, वो आज भी आधुनिक दक्षिण एशिया की पहचान और हमारी वास्तुकला को किस तरह आकार दे रही है। इतिहास सिर्फ पुरानी किताबों में दफन नहीं है, वो आज भी हमारे इर्द गिर्द सांस ले रहा है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये सफर आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा।